तो दोस्तों हमारा आज का चैप्टर है कॉस्ट एंड रेवेन्यू एनालिसिस। अब चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि कॉस्ट होती क्या है। देखिए, किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट के तीन टाइप होते हैं। तो देखिए, पहला है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो एक्सपेंसेस होते हैं जिनका मनी वैल्यू में आपके पास एक अकाउंट है। ठीक है ना, मतलब आप अकाउंटिंग टर्म्स में अगर मैं बोलूँ तो आप बैलेंस शीट में उन्हें दिखा सकते हो। सेकेंड आता है इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट वो होती है जो बिजनेसमैन ने अपने रिसोर्सेज लगाए हैं, जैसे कि वो मैनेज कर रहा है पूरे बिजनेस को। अगर वो नहीं करता तो उसे एक मैनेजर रखना पड़ता, उसको सैलरी देनी पड़ती। पर वो खुद मैनेज कर रहा है तो वो जो सैलरी है वो बच रही है, वो आप बैलेंस शीट में आप नहीं दिखा सकते हो जो बच रहा है आपका, लेकिन वो इम्प्लिसिट कॉस्ट है, उसको भी गिनना ज़रूरी है। थर्ड है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? एक मिनिमम रिटर्न जो बिजनेसमैन को मिलना ही चाहिए, जिससे वो आगे प्रोडक्शन जारी रखे, वो प्रोडक्शन बंद ना करे। अब नॉर्मल प्रॉफिट से भी उसे कम रिटर्न मिलता है तो वो इंडस्ट्री ही छोड़ देगा। इसलिए जो एक प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होती है उसमें हम नॉर्मल प्रॉफिट को भी इंक्लूड करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ आगे बढ़ने से पहले, हमने इससे पहले लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वीडियो बनाई है, तो मैं चाहूँगा आप पहले उसको देख लें, वो कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर दें, क्योंकि वहाँ के काफ़ी सारे टर्म्स हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन वाले में भी पढ़ा था फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर्स के बारे में। सेम इस बार भी कॉस्ट में भी हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट होती हैं और वेरिएबल कॉस्ट होती हैं। अब फिक्स्ड कॉस्ट क्या हुई? जो फिक्स फैक्टर्स में लगेंगी, और वेरिएबल कॉस्ट हुई जो वेरिएबल फैक्टर्स में लगेंगी। सिंपल है। तो पहली चीज कॉस्ट एंड रेवेन्यू एनालिसिस में आती है आपकी टोटल कॉस्ट कर्व्स। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या हुई आपकी? जो फिक्स्ड फैक्टर्स में जो एक्सपेंसेस या जो पैसा आपका लग रहा है वो सारा आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में आता है। सेकंड है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो वेरिएबल फैक्टर्स में लग रहा है वो आपका सारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट में आएगा। थर्ड है टोटल कॉस्ट, टीवीसी प्लस टीएफसी। जो आपका टोटल कॉस्ट जो आपकी लग रही है मैन्युफैक्चर करने में वो इसमें आएगी। तो ये रहे आपके टोटल कॉस्ट कर्व्स। पहले हम देखेंगे टीएफसी यानी कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को। अब देखिए, अब सपोज करते हैं आपने एक 10,000 की मशीन खरीदी जिसकी आपको इंस्टॉलमेंट में पे करना है हर महीने 1,000 रुपये। ठीक है। अब आप चाहे आप प्रोडक्शन 0 रखो या प्रोडक्शन 100 रखो, आपको महीने में उस मशीन का 1,000 तो देना ही देना है। यानी कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है वो आउटपुट से उसका कोई रिलेशन नहीं होता। आप 0 भी करोगे तो भी आपको वो कॉस्ट तो देनी ही पड़ती है। इसी वजह से देखिए, आप 0 लेवल ऑफ आउटपुट में टोटल कॉस्ट जो है वो ए पॉइंट पर है और उसी पॉइंट पर वो कांस्टेंट रहेगी। सेकेंड है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट क्या हुआ? जैसे आपने लेबर रखने हैं, अब आप अगर प्रोडक्शन नहीं करते हो तो आपको लेबर्स की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो आपको उन्हें कोई वेजेस नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप 50 यूनिट्स बनाते हो तो आपको 5 लेबर लग जाएंगे और फिर आपको उन्हें वेजेस देनी पड़ेगी। आप 100 यूनिट्स बनाने का प्लान कर रहे हो तो आपको 10 वर्कर्स को रखना पड़ेगा, आपकी वेजेस और बढ़ जाएंगी। यानी कि आपकी जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो आपके आउटपुट के हिसाब से बढ़ती है। तो अगर हम टीवीसी और टीएफसी को प्लस कर दें तो हमारा टीसी का कर्व बनता है। टीसी का कर्व क्या है? देखिए, टीवीसी और टीसी यानी कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट के कर्व्स में जो डिफरेंस है वो हमेशा कांस्टेंट है। यहाँ पे भी हमेशा कांस्टेंट है, और वो जो वैल्यू है वो है टीएफसी की वैल्यू। यानी कि यहाँ से यहाँ जो डिफरेंस है वही इसमें और इसमें डिफरेंस है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का कर्व बनेगा वो 0 पॉइंट से ऊपर की तरफ से बनेगा ही। वेरिएबल कॉस्ट 0 से स्टार्ट होगी और टोटल कॉस्ट जो है वो वहाँ से स्टार्ट होगी जहाँ पर आपने टीएफसी को स्टार्ट किया है। अब नेक्स्ट है आपके एवरेज कॉस्ट कर्व। एवरेज कॉस्ट कर्व का कॉन्सेप्ट वही है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट यानी कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। और एवरेज टोटल कॉस्ट अपॉन आपका नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। एक और चीज़ इसमें आती है मार्जिनल कॉस्ट, डेल्टा टी सी अपॉन डेल्टा क्यू, यानी कि चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। अब इस टेबल को देखो, आउटपुट जो है 0 1 2 3 4 5 6, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है आपकी सेम रहती है 120। टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो इंक्रीज़ करती है, पहले इंक्रीजिंग रेट से उसके बाद डिक्रीजिंग रेट से। उसका रीज़न हम अभी देखते हैं। टोटल कॉस्ट का भी वही है, पहले वो इंक्रीज़ करेगी इंक्रीजिंग रेट से, उसके बाद डिक्रीजिंग रेट से। अब देखो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का क्या है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या हुई? टोटल कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। ठीक है, अब 120 है
अपॉन 0 तो चलो यहाँ पे तो कुछ नहीं है, 120 अपॉन 1 120। ऐसे करते करते डिवाइड करते करते जो है आपकी जो AFC है वो डिक्रीज़ करती रहेगी। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का क्या है कि वो 40, 38, 34, 33, 34 एंड 39, यानी कि वो डिक्रीज़ हुई उसके बाद फिर इंक्रीज़ हो गई। एवरेज टोटल कॉस्ट में भी वही है, वो डिक्रीज़ हुई 58 तक, उसके बाद वो वापस 59, यानी कि फिर से वो इंक्रीज़ होगी। इसके आगे अगर हम प्रोडक्शन करते रहे तो आपकी जो एवरेज टोटल कॉस्ट है वो बढ़ती रहेगी। मार्जिनल कॉस्ट का भी वही है, वो डिक्रीज़ हुई 26 तक, उसके बाद फिर से इंक्रीज़ हो गई 30, 38, 64। और ये हैं आपके एवरेज कॉस्ट कर्व्स। पहला ATC यानी कि एवरेज टोटल कॉस्ट, तो देखो वो डिक्रीज़ हो रहा है और उसके बाद इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कि यू शेप का। अब AFC को देखो, AFC पहले बहुत हाई पॉइंट पे है, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ रहा है वो डिक्रीज़ कर रहा है और एक्स एक्सिस की तरफ ज़्यादा टिल्ट हो रहा है। दूसरी तरफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को देखो तो वो शुरुआत काफ़ी नीचे से कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है, उसके बाद फिर से इंक्रीज़, यानी कि ये भी यू शेप का है। तो अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है ये रीजन्स में पूछा जा सकता है कि वो यू शेप का क्यों है, या एवरेज टोटल कॉस्ट जो है वो यू शेप का क्यों है। आप ये पॉइंट याद रख लीजिए कि प्रोडक्टिविटी और कॉस्ट जो है वो एक दूसरे के उल्टे हैं। प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी यानी कि कॉस्ट कम होगी, और प्रोडक्टिविटी कम होगी यानी कि कॉस्ट ज़्यादा होगी। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में ये था कि जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है आपका, वैसे जो आपकी प्रोडक्टिविटी है वो पहले तो इंक्रीज़ होती है, उसके बाद वो डिक्रीज़ होनी स्टार्ट हो जाती है। सेम यहीं पर भी है। यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ रही थी इसलिए आपकी जो कॉस्ट है वो कम हो रही है, और जैसी प्रोडक्टिविटी खराब होना स्टार्ट हो जाएगी आपकी कॉस्ट इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। और यही रीज़न है ATC कर्व और ABC कर्व जो है वो यू शेप के हैं। नेक्स्ट इज रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट में क्या रिलेशनशिप है, अगर MC जो है मार्जिनल कॉस्ट है वो एवरेज कॉस्ट से नीचे है तो एवरेज कॉस्ट फॉल होगी। एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल है, यानी कि एवरेज कॉस्ट कांस्टेंट रहेगी। और अगर MC कर्व AC कर्व से ऊपर है यानी कि AC जो है वो इंक्रीज करेगा। ये आप ग्राफ से देखें तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर MC कर्व ये रहा, आपका ATC कर्व अगर आप पहले देखो तो जब तक MC कर्व ATC कर्व के नीचे है तब तक आपका ATC कर्व फॉल हो रहा है। जब ये इंटरसेक्ट हुए यानी कि यहाँ पर एक कांस्टेंट है, और जैसे ही MC ऊपर गया ATC भी इंक्रीज कर गया। और सेम चीज़ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के साथ भी है। जब तक मार्जिनल कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से नीचे है तब तक AVC नीचे आ रहा है, और जब मार्जिनल कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ऊपर चली जाएगी तो आपका जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कर्व है वो भी उसके साथ ऊपर राइज करेगा। एक फर्म को जो पैसा मिलता है अपने प्रोडक्ट को बेचने से उसे हम रेवेन्यू कहते हैं। अब टोटल रेवेन्यू आपका प्राइस इंटू क्वांटिटी, जो आपने प्राइस जो सेलिंग प्राइस है आपका और जितने आपने क्वांटिटी बेची है वो आपका टोटल रेवेन्यू हो गया। एवरेज रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी सोल्ड। ठीक है, इसको अब TR को अगर आप P इंटू क्यू कर दें और अपॉन क्यू करें तो वो प्राइस हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो आपका एवरेज रेवेन्यू होता है वो आपके सेलिंग प्राइस के बराबर होता है। थर्ड है मार्जिनल रेवेन्यू, वही चेंज इन TR अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, यानी कि क्वांटिटी सोल्ड इंक्रीज या डिक्रीज होने से टोटल रेवेन्यू इंक्रीज या डिक्रीज कितना हो रहा है उसे हम मार्जिनल रेवेन्यू में डालते हैं। अब आपने अलग अलग टाइप के मार्केट्स पढ़े होंगे, परफेक्ट कंपटीशन, इनपरफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली। ये अलग अलग टाइप के मार्केट्स हैं जहाँ पर जो रेवेन्यू थ्योरी है वो अलग अलग तरीके से चलती है। तो अभी हम परफेक्ट कंपटीशन पढ़ रहे हैं। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है कि बहुत सारे सेलर्स होते हैं, तो इतने सारे सेलर्स की वजह से क्या होता है किसी भी एक इंडिविजुअल फर्म के पास कोई प्राइस कंट्रोल नहीं होता है। डिमांड और सप्लाई के हिसाब से जो इक्विलिब्रियम प्राइस बनता है उसी पर सारी आपको अपनी क्वांटिटी बेचनी होती है। आप अपनी जो प्राइस है, जो सेलिंग प्राइस है, उसे कम नहीं कर सकते हैं, और कम करके कुछ फ़ायदा भी नहीं है। जितना बिकना होगा वो उसी सेलिंग प्राइस पे बिकेगा। तो परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, जो एवरेज रेवेन्यू होता है वो कांस्टेंट रहता है सारे आउटपुट्स के लिए। TR कर्व इज़ पॉजिटिवली स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन, यानी कि जो टोटल रेवेन्यू है वो इंक्रीज़ करता रहता है सेम रेट से। और मार्जिनल रेवेन्यू इज़ कांस्टेंट, यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो एवरेज रेवेन्यू की तरह कांस्टेंट है। इसको हम एक टेबल से देखते हैं। तो आप एक टेबल देखो, इसमें क्या है, प्राइस हमने 15 फिक्स किया हुआ है, यूनिट्स ऑफ आउटपुट हमने ये दे रखी हैं, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू।
अब फर्स्ट यूनिट ऑफ आउटपुट यानी कि 1 पे प्राइस है आपका 15, तो आपका जो रेवेन्यू है वो 15, एवरेज रेवेन्यू 15/115 और मार्जिनल रेवेन्यू भी 15 है फर्स्ट में। सेकंड में क्या हुआ, सेकंड यूनिट आपने बेची 15 रुपये की ही बेची, तो टोटल रेवेन्यू आपका 30 आ जाएगा, एवरेज रेवेन्यू TR/Q 15 आ जाएगा और मार्जिनल रेवेन्यू यानी कि 13 - 15 = 15। ऐसे ही नीचे चलते चलते हर एक यूनिट जब आप सेल करेंगे तो आपका जो टोटल रेवेन्यू है वो एक स्पीड से बढ़ रहा है, यानी कि 15 की तरफ से बढ़ रहा है। एवरेज रेवेन्यू 15 का 15 पे ही अड़ा हुआ है और मार्जिनल रेवेन्यू भी उतना ही है। ये देखिए परफेक्ट कंपटीशन में जो एवरेज रेवेन्यू है, मार्जिनल रेवेन्यू है, वो प्राइस के बराबर होता है। आउटपुट जैसे जैसे बढ़ता है आपका जो प्राइस है वो कांस्टेंट रहेगा, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कांस्टेंट रहेगा। ये आपका टोटल रेवेन्यू का कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन एक कांस्टेंट स्लोप के साथ ही इंक्रीज कर रहा है, पॉजिटिवली स्लोपिंग है। अब देखो इम्परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है कि वहाँ पर जो सेलर्स हैं वो कम हो जाते हैं। अब सेलर्स कम है इसलिए हर एक इंडिविजुअल सेलर के पास पावर होती है, वो अपने हिसाब से सेलिंग प्राइस रख सकता है अपने प्रोडक्ट की। तो जनरली ये होता है कि अगर वो प्राइस कम कर देगा तो उसकी जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी, यानी कि जो उसकी सेल्स है वो बढ़ जाएगी। अब आप इस टेबल को देखो, पहले यूनिट पे आपका जो प्राइस रखा हुआ है वो 1 रखा है, आपने पहली यूनिट बेची, आपको जो टोटल रेवेन्यू मिला वो 20 रुपये का मिला और मार्जिनल रेवेन्यू भी आपका 20 का ही है। ठीक है, यहाँ पर प्राइस AR के इक्वल तो है ही, एवरेज रेवेन्यू के इक्वल तो होगा ही प्राइस हमेशा। अब सेकेंड यूनिट बेचने के लिए आपको अपनी प्राइस कम करनी पड़ी, तो आपने 20 से 18 कर दी, आपका टोटल रेवेन्यू 36 हो गया, 18 × 2, और आपका जो मार्जिनल रेवेन्यू है यानी कि 36 - 20 16 हो गया। अब आप जैसे जैसे नीचे बढ़ोगे आपको जो प्राइस है वो कम करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको ज़्यादा यूनिट्स बेचनी है। आपका जो टोटल रेवेन्यू है वो इंक्रीज़ करता जाएगा और एक पॉइंट के बाद वो डिक्रीज़ कर सकता है यहाँ पर, जबकि जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो डिक्रीज़ करता रहेगा और जैसे ही वो नेगेटिव गया आपका टोटल रेवेन्यू कम होने लग जाएगा। तो रिलेशनशिप टोटल, एवरेज और मार्जिनल रेवेन्यू में अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन क्या है? एवरेज रेवेन्यू यानी कि आपका जो प्राइस है, आपने टेबल में देखा, वो आउटपुट के बढ़ने के साथ साथ फॉल करा। मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो भी कम हो रहा है और एक पॉइंट के बाद वो नेगेटिव हो जाएगा। टोटल रेवेन्यू पहले बढ़ेगा, उसके बाद अपने मैक्सिमम में पहुंचेगा और फिर फॉल होना स्टार्ट होगा जैसे जैसे आपका क्वांटिटी सोल्ड जो है वो इंक्रीज़ होगा। तो ये है वो कर्व, इसमें एवरेज रेवेन्यू जो है वो ये लाइन है, मार्जिनल रेवेन्यू की ये लाइन है और उसके नीचे ही आपने टोटल रेवेन्यू को प्लॉट करना है, इससे ईजी पड़ेगा वो। देखिए एवरेज रेवेन्यू जो है वो आउटपुट के साथ साथ डिक्रीज़ कर रहा है, मार्जिनल रेवेन्यू भी डिक्रीज़ कर रहा है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो स्लोप है वो काफ़ी ज़्यादा स्टीप है। इसको आप देख रहे होंगे MB = 1/2 MC। इसका मतलब ये है कि जो मार्जिनल रेवेन्यू पे कोई भी पॉइंट आप लोगे उसको अगर आप y एक्सिस से कनेक्ट करोगे तो वो जो है वो हाफ डिस्टेंस है y एक्सिस से उसके सामने वाले एवरेज रेवेन्यू के पॉइंट का। नीचे आप देखो तो जैसे ही मार्जिनल रेवेन्यू 0 पे आता है आपका टोटल रेवेन्यू हाईएस्ट हो जाएगा, उसके बाद क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू ने नेगेटिव हो जाना है इसलिए टोटल रेवेन्यू भी डिक्रीज़ करता है।